हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं और सीयूटी में भी बनते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और आप सबका हेल्प करता है आपके मार्क्स को रेज करने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम लोग देख रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या, मतलब आज जिस हिसाब से हम लोगों को स्टेट्स दिख रहे हैं, तो ये स्टेट्स कैसे बने, है ना। अगर आज महाराष्ट्र उस जगह पर है तो महाराष्ट्र की बाउंड्रीज कैसे बनी, अगर आज तमिलनाडु उस जगह पर है तो तमिलनाडु की बाउंड्रीज कैसे बनी, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को आज देखनी है। आइए देखते हैं। पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ड्रॉइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले पार्टीशन हुआ तो इंडिया की टेरिटरी बनी। इंडिया की टेरिटरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हम लोगों को इंक्लूड करवाना था। उन सबको हम लोग इंक्लूड करवा के आ चुके हैं इस चैप्टर में, आगे ना। इंडियन यूनियन हम लोगों ने पूरी तरीके से बनाया, मतलब हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज तो बन चुकी है। अब बारी आती है हमारी इंटरनल बाउंड्रीज की, यानी कि हमें क्या करना है, अब वी हैव टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, है ना। हम लोगों को हमारे अब राज्य बनाने हैं, और अब ये राज्य कैसे बनेंगे आइए उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। This was not just a matter of administrative divisions. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. तो ये क्या बोल रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोगों को बाउंड्रीज नहीं बनानी है स्टेट्स की। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मतलब लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उस हिसाब से सिर्फ बाउंड्रीज नहीं बनानी है, बल्कि हम लोगों को बाउंड्रीज बनानी है ऐसी कि वो बाउंड्रीज रिफ्लेक्ट करे किसको, दो चीजों को, एक लैंग्वेज को, मतलब जहां पर कर्नाटका की बाउंड्री खत्म होती हो वहां पर कन्नड़ा लैंग्वेज भी खत्म हो जाए। और दूसरा किस पे, कल्चर, आगे ना। मतलब हम लोगों को कल्चरल प्लूरलिटी तो एक्सेप्ट करनी है। इंडिया एज अ नेशन क्या करता है, सारे के सारे कल्चर्स को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन इंडिया की जो टेरिटरी बनेगी, इंडिया के जो स्टेट्स बनेंगे, उसकी जो बाउंड्रीज होगी वो क्या करेगी, वो लैंग्वेज और कल्चर को अलग अलग दिखाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र की बाउंड्री है, महाराष्ट्र की बाउंड्री खत्म होते ही महाराष्ट्र का कल्चर और महाराष्ट्र का क्या, मराठी लैंग्वेज खत्म हो जाए। आगे गुजरात आ रहा है तो गुजरात में गुजराती कल्चर, गुजराती लैंग्वेज स्टार्ट हो जाए। गुजरात खत्म हो रहा है, राजस्थान स्टार्ट हो रहा है तो राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाए, राजस्थान का कल्चर स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब हम लोगों को कुछ ऐसी बाउंड्रीज बनानी थी जिसके तहत हम लोग क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाले बिल्कुल सही तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर को भी अच्छे से संभाले, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम ना हो और कल्चर की भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को माइंड में रखकर चलानी थी। आगे देखिए क्या बता रहा है, आगे ये बता रहा है कि हाउ द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ये बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में कैसे स्टेट्स थे, है ना। क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए थे, कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में दो टाइप के स्टेट्स थे, दो टाइप से इन लोगों ने स्टेट्स बनाए। एक इनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, इनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब क्या, मतलब इनको लगा एग्जांपल के तौर पे ये है क्या, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में ये वाला क्या है, ये इसका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये पहले क्या था, ये पहले बंगाल था। इनको लगा कि यार बंगाल को हम लोग बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको हम लोग ढंग से संभाल नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर ढंग से मेंटेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना दो हिस्सों में बांट देते हैं, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इन लोगों ने कब बांटा था, 1905 में ही इन लोगों ने डिवीजन कर दिया था। मतलब क्या, मतलब ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स को बांट देते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, दूसरी तरफ जब भी ब्रिटिशर्स किसी प्रिंसली स्टेट को एक्वायर करते थे या कैप्चर करते थे या एनेक्स करते थे, तो उसकी टेरिटरी को एक नया स्टेट बना देते थे और उसको गवर्न करना स्टार्ट करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि यहां पर अवध रियासत थी, कौन सी रियासत थी, यहां पर अवध रियासत थी मान के चलो, ठीक है। और ये अवध रियासत को
1856 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एनेक्स करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब ये अवध पहले किसी एक राजा के पास थी, आगे ना, अवध रियासत के ऊपर मान लो एक राजा रूल कर रहा था जिसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1856 में, ठीक है। अब सीन क्या हो रहा है कि वाजिद अली शाह से इन लोगों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, वाजिद अली शाह को हटा दिया, और अब अवध किसकी रियासत बन गई, ब्रिटिशर्स की रियासत बन गई। मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको क्या बनाया, स्टेट बनाया। तो इन लोगों ने बोला कि यार अवध की जो बाउंड्रीज थी वही नया स्टेट है। मतलब ये लोग दो तरीके से स्टेट्स बनाते थे, एक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, और दूसरा अगर इन लोगों ने किसी भी स्टेट को, किसी भी प्रिंसली स्टेट को, किसी भी रियासत को जब कैप्चर करते थे ये लोग, या एनेक्स करते थे या छीनते थे राजाओं से, तो उसकी बाउंड्रीज को ही वैसी की वैसी रहने देते थे और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज यहां पर लिखी हुई है, देखिए क्या बता रहा है। हाउ आर द बाउंड्रीज वर ड्रॉन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, या तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जितना टेरिटरी कैप्चर कर लेते थे उसको नया स्टेट बना लेते थे, ठीक है, या फिर पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट को अगर कैप्चर कर लेते तो पूरा की पूरा प्रिंसली स्टेट इनका हो जाता था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of forming states। अब इसका क्या मतलब है, हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, हम लोगों को जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि भैया हम लोग जब आजाद होंगे तब हम लोग इस ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से मैप बनाया है, ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से स्टेट्स बनाए, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे भैया हम लोग। तो लोगों ने पूछा भैया फिर, तो कांग्रेस बोली कि हम लोग क्या पता है क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग आजाद होंगे तो हर लैंग्वेज बोलने वाले को अपना अलग से एक स्टेट मिलेगा। तो लोगों ने पूछा मतलब, तो इन लोगों ने बोला कि मराठी स्पीकिंग पीपल को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग पीपल को मिलेगा गुजरात, ठीक है, तमिलनाडु तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी बातें करी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने 1920 में नागपुर सेशन का मतलब जहां पर नागपुर में मीटिंग हो रही थी इनकी, तो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में इन लोगों ने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से इंडिया को बांटा है वो हम लोग नहीं मानते, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस हिसाब से बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आजादी मिलने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे जैसे ही हम लोग आजाद हो जाएंगे। अब इंडिया आजाद हो चुका था, और जैसे ही इंडिया आजाद हुआ वैसे ही सारे के सारे लोग पहुंच गए इंडियंस किसके पास, इन लीडर्स के पास, कांग्रेस के लीडर्स के पास। कह रहा भैया तू ये ना, वो कह रहा कौन, अरे तुम्ही ने 1920 में कहा था नागपुर में कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। कह रहा भैया कहा तो था, तो कह रहा बनाओ, ठीक है, गुजराती स्पीकिंग लोगों को गुजरात दे दो, ठीक है, और क्या बंगाली स्पीकिंग लोगों को बंगाल दे दो, ठीक है, और क्या पंजाबी स्पीकिंग लोगों को पंजाब दे दो, मराठी स्पीकिंग पीपल को महाराष्ट्र दे दो, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को आंध्र प्रदेश दे दो, मलयालम स्पीकिंग पीपल को केरला दे दो, तमिल स्पीकिंग लोगों को तमिलनाडु दे दो। तो अब प्रेशर आ रहा है कि इस पे गवर्नमेंट पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे नेशनल मूवमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से स्टेट्स को बांटा था उसको तो हम लोगों ने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है, लेकिन क्या बोला कि जैसे ही हम लोग आजाद हो जाएंगे तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, ठीक है। आई क्या हो रहा है, नागपुर कांग्रेस सेशन ऑफ 1920, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। ये कहां पर बोली गई थी बात, 1920 के नागपुर सेशन में। अब देखो कॉमन मैन जो है ना वो चीजें भूलता नहीं है, उसको चीजें याद है, ठीक है, कॉमन मैन कभी चीजें नहीं भूलता। एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी के मुंह से गलती से अगर निकल गया कि भैया मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही दे दूंगा सबको, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, लोग नहीं भूले, लोग अभी मांगते भैया वो 15 लाख रुपए नहीं आए अभी तक, ठीक है, हो सकता है उन्होंने किसी और सेंस में बोला है, लेकिन लोगों ने तो बोला ना कि भैया तुमने बोला था 10 साल पहले, ठीक है, अभी तक नहीं आए, कहाँ गए? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी तरीके से 1920 में कही भी बात लोगों को अभी तक याद थी, और 1947 में ये लोग क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया हमें हमारे लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट दो, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। So were we all ready to create states on linguistic basis? क्या इंडिया रेडी था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने में, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी? आइए देखते हैं। Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration.
It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. अब क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल गई. अब क्या चीजें बदल गई, 1947 में आजादी मिल गई, अब तो चीजें ठीक हुई है, बदल क्या गई है ना. अब तो तुम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो. देखो इंडिया एक नई कंट्री बन के उभरा है ना. इंडिया एक गरीब कंट्री है. इंडिया में क्या नहीं है, लिटरेट लोग बहुत बहुत कम है. ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी जीरो है. ठीक है, इंडिया की गरीबी बहुत हाई लेवल पर चल रही है. ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोगों को डील करना है. और 1947 में अभी तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनाया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है अभी तक. और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में लिखा जाएगा क्या कि भाई स्टेट्स कैसे बनेंगे, यूनियन टेरिटरीज कैसे बनेंगे. और कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी कब होगा, 1950 में. अरे हाँ कि ना. और कब, 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में लाया जाएगा. उसके बाद ही तो स्टेट्स बनने स्टार्ट होंगे, हाँ कि ना. तो लेकिन लोगों की डिमांड तो 1947 से ही स्टार्ट हो रही है कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तुमने कहा था, बना के दे दो अब. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए. ठीक है, बहुत सारे लोग. ठीक है, अब ये सारे के सारे लोग ये भी सोच रहे, पत्ता भाई सीतारामैया हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना. अब इन सब लोगों के पास जब ये प्रॉब्लम आई कि यार लैंग्वेज के बेसिस पे अभी स्टेट बनाना सही है या नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि भैया सही नहीं है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाते. तो लोगों ने पूछा क्यों, तो इन्होंने सबसे पहला रीजन ये दिया कि यार बड़ी मुश्किल से इंडिया को इंडिया बना पाए हम लोग. बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने हैदराबादी को बोला कि भैया तू इंडियन है. बड़ी मुश्किल से हमने अवधी को समझाया कि तू इंडियन है. बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बंगाली को समझाया कि तू इंडियन है. बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किसको, पंजाबी को समझाया कि तू इंडियन है. जब ये सारे के सारे अब इंडियन बन चुके हैं, है ना, और अब इनको हम लोग अगर स्टेट दे दे इनके इनके लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, तो ये लोग क्या कर जाएंगे, फिर से डिवीजन हो जाएगा, फिर से डिसरप्शन हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा इंडिया, है ना. तो ये हमारे जो नेशनल लीडर्स है अब हिचकिचा रहे क्या करने के लिए, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे. ठीक है, पहली चीज तो ये. और दूसरा, इन लोगों को क्या लगा, इन लोगों को लगा कि इंडिया अभी भी आजाद हुआ है. ठीक है, और लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने से बड़े बड़े काम है हमारे पास, है ना. इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम है जो हम लोगों को करने हैं, है ना. पॉवर्टी एलिवेशन करनी है. ठीक है, और क्या करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना है, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना है, डिफेंस के ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, और क्या, चाइना टेरिटरी ना ले ले उसके ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, लोगों को स्किल्स सिखानी है, बहुत सारी चीजें. ठीक है, पार्टीशन के बाद लोग आए, रेफ्यूजी कैंप्स बनाने, उनका खाना पीना रहना सब कुछ देखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे पास. ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट तो बाद में भी बन सकते हैं, तो कह रहा अभी रुक जाओ यार. ठीक है, बाद में बना के देखेंगे. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चल रही थी. आगे आते थोड़ा सा देखते आगे क्या है. द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. और इसी वजह से जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप थे, सेंट्रल लीडरशिप मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो दिल्ली में बैठेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी. मतलब किसकी बात हो रही है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी. तो हमारी जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी या सेंट्रल लीडरशिप थी, इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना बाद में भी कर सकते हैं, अभी बहुत काम है, इतना प्रेशर है हमारे पास. क्यों, क्योंकि सबको पता है 1947 में जो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं इसका मतलब सुसाइड कर रहे हैं, आगे ना. क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली, इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और लोग हैं इलिटरेट जो चीजें समझेंगे नहीं, आगे ना. ठीक है, लोगों को चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट, तो मांगेंगे वो लोग. ठीक है, उनको थोड़ी दिख रहा है, बाकी कॉमन पीपल को थोड़ी दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट में बैठा हुआ बंदा कितना काम कर रहा है, आगे ना. तो अब सीन क्या है, जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने कहा कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे अपन. ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स एंड रीजंस. Fate of the princely states had not been decided and the memory of partition was still fresh. और ये क्या बोल रहा है, 1947 की बात है ना, और 1947 वाले ईयर में हमारे पास और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. जैसे कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स की तो प्रॉब्लम्स है, उन प्रिंसली स्टेट्स को भी तो आमादा करना है कि भैया आ जाओ, है ना, इंडिया में इंक्लूड हो जाओ. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स अभी तक इंडिया में इंक्लूड हुई नहीं है, आगे ना. हम लोग क्या करवाएंगे, जूनागढ़ का प्लेबिसाइड करवाएंगे, अभी हैदराबाद से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होगा. ठीक है, मणिपुर के साथ बातें होगी. ठीक है, तो 1947, 48, 49 तक बातें जाएगी. ठीक है, तो पहले मेन इंपॉर्टेंट काम क्या, प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करवाना मेन इंपॉर्टेंट काम था. 1947 के बाद ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना इंपॉर्टेंट काम था. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो हो क्या रहा है, 1947 में हमारे लीडर्स को लगा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की, क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दे, मान लो मराठी पीपल के लिए क्या कर दे, महाराष्ट्र बना दे, और कल के को मराठी पीपल बोल दे ओके बाय बाय, हम इंडिया का पार्ट नहीं है. फिर क्या करेंगे,
है ना, फिर डिवाइड, फिर लड़ाई, है ना, फिर से जो प्रिंस स्टेट्स के साथ किया वो इनके साथ करो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ कि ना। तो अब सीन क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको हम लोगों को फेस करना था, हमारे गवर्नमेंट को फेस करना था, और इस वजह से हम लोगों ने पोस्टपोन किया कि अभी तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और पार्टीशन की मेमोरी भी अभी फ्रेश थी, है ना, अभी अभी दिमाग में था कि भैया एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इंडिया का वो क्या कर चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है। और हम इंडिया में और छोटे छोटे डिविजन्स नहीं देखने जाते, है ना, और बड़ी मुश्किल से प्रिंस स्टेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्लूड करवाया इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। वर पीपल हैप्पी विद दिस? अब ये बताइए, क्या कॉमन पीपल जो है इस डिसीजन से खुश होंगे? क्या लगता है आपको? कॉमन पीपल जो है उसको समझ में आ रहा है? कॉमन पीपल तो बोले भैया तुमने बोला था 1920 में क्या कि लैंग्वेज की वजह से स्टेट बनाओगे, इंडिया आजाद हो जाए, तुम बना के दो मुझे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अभी नहीं, ठीक है। ये तो नहीं बोला नहीं बनाएंगे, ये बोला कि भैया अभी नहीं, ठीक है। कॉमन पीपल को समझ में नहीं आया। कॉमन पीपल क्या करेंगे, कॉमन पीपल बोलेंगे भैया सरकार तो झूठी है, सरकार ने वादा किया था और पूरा नहीं कर रही है, आगे ना, कॉमन पीपल के दिमाग में तो यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या लोग खुश थे इससे? बिल्कुल खुश नहीं थे। देखो क्या बोल रहा है, दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। और ये जो नेशनल लीडरशिप का चैलेंज था, ये लोकल लीडर्स ने क्या कर दिया, लोकल लीडर्स ने चैलेंज कर दिया। लोकल लीडर्स कौन? अब वो लोग जो तेलुगु कम्युनिटी के, वो लोग जो तेलुगु स्टेट बनाना चाहते हैं, तमिल कम्युनिटी के वो लोग जो तमिल स्टेट बनाना चाहते हैं, मलयालम कम्युनिटी के वो लोग जो मलयाली स्टेट बनाना चाहते हैं, कन्नड़ा कम्युनिटी के वो लोग जो कन्नड़ा स्टेट बनाना चाहते हैं, मराठी कम्युनिटी के वो लोग जो मराठा स्टेट बनाना चाहते हैं, गुजराती कम्युनिटी के वो लोग जो गुजराती स्टेट बनाना चाहते हैं, बंगाली कम्युनिटी के वो लोग जो बंगाली स्टेट बनाना चाहते हैं, पंजाबी कम्युनिटी के वो लोग जो पंजाबी स्टेट बनाना चाहते हैं। इन सारे लोगों ने चैलेंज कर दिया सेंट्रल लीडरशिप को, हमारी गवर्नमेंट को, कि भैया तुमने बोला था कि नहीं, ठीक है, और अगर बोला था तो करना पड़ेगा, वरना देखो अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब लोकल लीडर्स ने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि भैया या तो बना दो या तो देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। आगे तो क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। अब ये क्या सीन है, देखो ध्यान से, ये है इंडिया, ठीक है, और ये वाला जो एरिया था ये था मद्रास। क्या था ये, मद्रास। अब मद्रास में बहुत अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते थे, है ना। एग्जांपल के तौर पे इसमें तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती थी, इसमें तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती थी, इसमें और कौन, मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती थी, थोड़े थोड़े मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहते थे, ठीक है। तो अब सीन क्या था, मद्रास के ये जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग लोग, इन लोगों ने साफ कह दिया कि भैया हमें तमिल मलयालम मराठी के साथ नहीं रहना, ठीक है। इसमें कन्नाडा स्पीकिंग लोग भी थे कुछ, इन लोगों ने सीधा बोल दिया कि भैया हम लोगों को रहना नहीं, हम लोगों को अपना स्टेट चाहिए अलग से, ठीक है। ये मद्रास मुद्रास तोड़ो और हमें अपना स्टेट दे दो, और हमारे स्टेट का नाम होगा आंध्रा। तो इन लोगों ने किस चीज की डिमांड रखी, आंध्रा प्रोविंस की डिमांड रखी। और आंध्रा प्रोविंस क्या होगा, ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल का स्टेट होगा, आगे ना। और इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोल दिया कि भैया मद्रास में नहीं रहना, अब बाकी लैंग्वेज वाले लोगों के साथ नहीं रहना, हमें अपना कल्चर, हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है, हम लोग को क्या चाहिए, अलग से स्टेट चाहिए, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले प्रोटेस्ट कहां से स्टार्ट हो गए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने वाले, तो वो स्टार्ट हुए कहां से, तेलुगु स्पीकिंग लोगों की तरफ से। और ये तेलुगु स्पीकिंग लोग कहां पे रहते थे, मद्रास में रहते थे। मद्रास वॉज अ प्रोविंस और स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग 1947, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द विशाला आंध्रा मूवमेंट, एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा was called, demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province. तो इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने ये जो मूवमेंट करना स्टार्ट करा, ये जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, किसने, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने। तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने ये जो मूवमेंट करना स्टार्ट करा, इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया, और इस मूवमेंट का नाम था क्या, द विशाला आंध्रा मूवमेंट। क्या नाम दिया गया, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। और इन लोगों की क्या डिमांड थी, मद्रास प्रोविंस से हमारा अपना हिस्सा दे दो, हमारे लैंग्वेज वाले लोगों को अलग करो, ठीक है। और मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो सबसे ज्यादा भी थी,
ठीक है। तो तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने क्या कर दिया, एक सेपरेट आंध्रा प्रोविंस बनाने की बात करी। Nearly all the political forces in the Andhra region were in the favor of linguistic reorganization of the then Madras province। और हुआ क्या, आंध्र प्रदेश के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह थी या जितनी भी पॉलिटिकल ग्रुप्स वगैरह थे, ये सारे के सारे जो थे, ये सारे के सारे भी इन तेलुगु स्पीकिंग पीपल के साथ थे। और इन लोगों ने बोला क्या कि भैया तेलुगु स्पीकिंग पीपल की डिमांड जो है वो जायज है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले बोला था 1920 नागपुर में ही बोला था कि लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। अब तुम लोग नहीं बना रहे हो, मतलब गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने तेलुगु स्पीकिंग पीपल का साथ दिया और बोला कि भैया इनके इस मूवमेंट में, विशाल आंध्रा मूवमेंट में हम लोग इनके साथ हैं, ठीक है। बड़े आगे चलिए, आगे देखते क्या हो रहा है। इसका मतलब फुल मूवमेंट जो है पूरे फोर्स में आ चुका है, ठीक है। हर तेलुगु व्यक्ति, चाहे वो सरकार का बंदा हो, चाहे वो सरकार का बंदा ना हो, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ ना हो, चाहे वो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टी का हो, सारे के सारे लोग जो तेलुगु स्पीकिंग है वो क्या कर गए, सड़कों पे उतर आए, विशाल आंध्रा मूवमेंट कर रहे और एक अलग से एक स्टेट मांग रहे, अलग से एक प्रोविंस मांग रहे, जिसका नाम है विशाल, जिसका नाम है आंध्रा, ठीक है, आंध्रा प्रोविंस मांग रहे। देखिए क्या बोल रहा है, द मूवमेंट गैदर मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन, ठीक है। और जब सरकार ने बोल दिया कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे अभी स्टेट नहीं बनेंगे, ठीक है, तो मूवमेंट बढ़ता चला गया, फोर्स में आ गया और जोर से होने लग गया, बड़ा होता चला गया, ठीक है। अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधीयन वेंट ऑन एन इंडेफिनाइट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। ये सुनो क्या है, ये जो तेलुगु लोग थे, तेलुगु पीपल जो थे, इन तेलुगु पीपल का जो हेड था, यानी कि इस मूवमेंट में, विशाल आंध्रा मूवमेंट में जो तेलुगु पीपल का जो लीडर था, उनका नाम था पोत्ती श्रीरामुलु। क्या नाम था, पोत्ती श्रीरामुलु। और ये जो पोत्ती श्रीरामुलु है, ये एक वेटरन गांधीयन है। वेटरन गांधीयन का मतलब क्या है, वेटरन का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड, है ना। और गांधी जी के साथ भी रहे, गांधी जी के क्लोज एसोसिएट्स में से भी थे, और नॉन वायलेंस, मतलब गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे ये, इसी वजह से इनको गांधीयन बोला जा रहा है, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलते थे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या करा, जैसे गांधी जी जब भी ब्रिटिशर्स से उनको कोई बात मनवानी होती थी तो क्या करते थे, फास्ट पे चले जाते थे, फास्ट रखते थे। कैसा फास्ट, फास्ट अंटिल डेथ, या तो डिमांड पूरी करो, या तो मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, तब तक कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक कि डेथ ना हो जाए। इसी को हंगर स्ट्राइक भी बोला जाता है। तो अब ये पोत्ती श्रीरामुलु क्या करेंगे, पोत्ती श्रीरामुलु जो कि एक वेटरन गांधीयन है, जो कि एक कांग्रेस लीडर है, ठीक है, ये विशाल आंध्रा मूवमेंट करते समय जब सरकार बात नहीं मान रही है और जब सरकार ने कहा कि अभी नहीं बनाए जाएंगे स्टेट्स, तो इन्होंने फास्ट रखा, इंडेफिनाइट फास्ट, ठीक है। एक ऐसा फास्ट जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी तब तक कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन लोगों ने पोत्ती श्रीरामुलु को हल्के में लिया, ठीक है। 55 दिन तो ये टिके रहे, लेकिन 56वें दिन, डेट भी बता देता हूं, 15 दिसंबर 1952 पोत्ती श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर से बैठते हैं ये लगभग, ठीक है, और 15 दिसंबर तक इनकी क्या हो जाती है, 15 दिसंबर को इनकी हो जाती है डेथ। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो बवाल हो जाता है। क्या बवाल होगा, अब वो सारे के सारे तेलुगु स्पीकिंग लोग जो इनके साथ इस आंदोलन में थे वो भड़क जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, आगे ना। और एंग्री पब्लिक क्या करती है, फिर पिटाई करती है, ठीक है। किसकी पिटाई करेगी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की पिटाई करेगी, गवर्नमेंट लोगों की पिटाई करेगी, पुलिस वालों की पिटाई करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि अब मद्रास में दंगे भड़कना स्टार्ट होंगे, लेकिन ये दंगे लोगों के अगेंस्ट में नहीं है, दूसरे सरकार के अगेंस्ट में, आगे ना। देखिए क्या होगा, दिस कॉज ग्रेट unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large numbers took to the streets. Many were injured or lost their lives in police firing. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे उतर आए, लोगों ने प्रोटेस्ट करे, लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह गिरानी स्टार्ट करी, पुलिस स्टेशन पे हमला वगैरह स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने भी क्या कर दिया, फायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। इस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए, ठीक है, बहुत सारे लोग मरे भी इसमें, ठीक है। आज क्या बोल रहा है, इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मद्रास है यहाँ पर, ठीक है, तो मद्रास की स्टेट गवर्नमेंट भी होगी,
आगे ना, मतलब मद्रास में भी क्या विधायक बनते होंगे, क्योंकि विधानसभा है यहाँ पर, आगे ना, यानी कि एमएलएज होंगे। और ये एमएलएज मोस्टली कौन से होंगे, कौन से होंगे, यहाँ पर जो काम करने वाले ये खुद तेलुगु होंगे, आगे ना। और इन लोगों को लग रहा है कि भाई साहब इनकी जो डिमांड है वो जायज है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के क्या नहीं कर रही है, इनको स्टेट नहीं दे रही है, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो यहाँ की विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं लोग, ठीक है, या जो मद्रास प्रोविंस को संभाल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस वाले लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। और रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं, रेजिग्नेशन देने का मतलब क्या, रेजिग्नेशन देने का मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हम लोग तेलुगु स्पीकिंग लोगों के साथ हैं, ठीक है। और ऐसी सरकार जो इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है क्या, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, और डेमोक्रेसी में ही तुम अगर क्या नहीं कर रहे, लोगों की बात नहीं मान रहे, ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता, तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम रिजाइन करते हैं। और ये लोग जाकर जुड़ गए किसके साथ, विशाला आंध्रा मूवमेंट के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया तरीके से। आइए आगे देखते हैं। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। और दिसंबर 1952 में ये रहा पोती श्रीरामुलु, है ना। 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो जाती है, 15 दिसंबर 1952। और 1952 में ही दिसंबर में क्या हो जाएगा, राइट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, आगे ना, लोग सड़कों पे निकल जाएंगे, आगे ना, पुलिस फायरिंग वगैरह होगी। जब देखने लगी सेंट्रल लीडरशिप कि भैया अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है बातें, तो अब सेंट्रल लीडरशिप क्या करेगी, सेंट्रल लीडरशिप ने अब अनाउंस कर दिया, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पीरियड में 1952 में कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में दिसंबर में ही अनाउंस कर दिया कि ठीक है, हम लोग अलग से आंध्रा प्रोविंस बनाएंगे, आंध्रा प्रोविंस बनाएंगे। कब बनाएंगे, 1952 में बनाएंगे, ठीक है। 1952 में क्या बनाया जाएगा, आंध्र प्रोविंस बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हुई है, बना नहीं है अभी, ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है। तो सबसे पहला स्टेट जो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो बनेगा आंध्र प्रोविंस, जिसका नाम रखा जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते। पोती श्रीरामुलु देख लिया आप लोगों ने, 16 मार्च 1901 से लेकर 15 दिसंबर 1952। पोती श्रीरामुलु के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गांधीयन वर्कर, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी पे चलने वाले, है ना। लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब टू पार्टिसिपेट इन द सॉल्ट सत्याग्रह, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो ये गांधीयन वर्कर है, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले बंदे हैं, ठीक है। और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के लिए पहले काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गांधी का साथ देने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह में, सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा है, कब हुआ था, 1930 में हुआ था, आगे ना। गांधी का साथ देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी 1930 में। सॉल्ट सत्याग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है इसको, डांडी मार्च, डांडी सत्याग्रह, है ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए हम लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, है ना। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हु लेफ्ट द जॉब टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी, तो आंसर क्या आएगा, पोती श्रीरामुलु, ठीक है। इन द डांडी मार्च, पोती श्रीरामुलु। इन द सॉल्ट सत्याग्रह, पोती श्रीरामुलु। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट जॉब थी इनके पास, छोड़ दी इन्होंने गांधी का साथ देने के लिए 1930 में। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी एक मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। इसको प्राइवेट सत्याग्रह भी बोला जाता है, पर्सनल सत्याग्रह भी बोला जाता है। ये 1940 में हुआ था। तो 1940 के इस मूवमेंट में भी पोती श्रीरामुलु ने किसका साथ दिया था, गांधी जी का साथ दिया था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वेंट ऑन अ फास्ट इन 1946 डिमांडिंग दैट द टेम्पल्स इन मद्रास प्रोविंस बी ओपन टू दलित्स, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये पहली बार कहाँ नहीं गए, क्या हो गया भैया, पहली बार फास्ट नहीं रख रहे ये लोग, लेकिन मतलब पोती श्रीरामुलु पहली बार विशाल आंध्र मूवमेंट के टाइम पीरियड में फास्ट अंटिल डेथ नहीं करा इन्होंने, या हंगर स्ट्राइक नहीं करी है, बल्कि 1946 में जब मद्रास प्रोविंस में, मद्रास स्टेट में जब दलितों को टेम्पल्स में जाने से मनाही कर दी थी, तब भी ये इन्होंने क्या कर दिया था, दलितों के लिए आवाज उठाई थी और इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है। इसका मतलब कैसा बंदा है, एक सोशल वर्कर है ना, एक सोशल एक्टिविस्ट है जो लोगों को जागरूक कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंडरटूक अ फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम 19 अक्टूबर 1952 डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इन्होंने क्या करा था, कब से,
19 अक्टूबर 1952 से ये बैठ गए थे फास्ट पे, और फास्ट अंटिल डेथ की इन्होंने कसम खाई थी, और जब तक डेथ नहीं हुई तब तक इन्होंने ये कसम तोड़ी भी नहीं, ठीक है। और शायद इन्हीं की वजह से आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। आगे बोल रहा है डाइड ड्यूरिंग द फास्ट ऑन 15 दिसंबर 1952, और 1952 15 दिसंबर 1952 को इनकी हो जाती है डेथ। जब इनकी डेथ होती है उसी के बाद अनाउंसमेंट हो जाती है क्या आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्पररी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब सीन क्या है, ये क्या दिखाना चाहता है, ये वाली फोटो, ये वाला कार्टून जो है, ये क्या दिखाना चाहता है? ये दिखाना चाहता है, ये देखो, ये बंदा जो बैठा हुआ है टोपी में, आप लोगों को पता तो लग रहा होगा कि ये नेहरू जी है, ठीक है। अब ये नेहरू को घेर के इतने सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा महागुजरात लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, कुछ स्टेट से मिलता जुलता लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? ये दर्शाता है, ये वाला फोटो, ये वाला कार्टून, कि जब अनाउंसमेंट हो गई किस चीज की, क्या आंध्र प्रदेश बनेगा, आंध्र प्रदेश बनेगा, और तेलुगु स्पीकिंग पीपल को एक अलग से स्टेट दिया जाएगा, तो बाकी सारे लोग भी घेरने लग गए किसको, पंडित जी को, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला कि भैया उसको दे दिया, मुझे भी चाहिए। अब मराठी स्पीकिंग लोग भी आगे बोले भैया मुझे चाहिए महाराष्ट्र, ठीक है। अब कौन, गुजराती स्पीकिंग पीपल भी आगे बोले भैया हमें चाहिए गुजरात, ठीक है। पंजाबी स्पीकिंग लोग भी आगे कहते हैं हमें चाहिए अलग से पंजाब, सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो भी दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको बाहर निकालो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर तलवार लटक गई कि भैया अब एक को दे दिया, अब सबको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से अब एक कमीशन बनाया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास इस वाले में। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country। और क्योंकि आंध्र प्रदेश बन रहा था या बन चुका था, है ना, या उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इसी वजह से बाकी लोगों ने भी अब डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, और बाकी लोगों ने बोला कि हम लोग भी अब वही करेंगे जो आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, या तो तुम खुद दे दो हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट, ठीक है। तो अब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश से होती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953, और इसी वजह से 1953 में एक टीम बनाई जाती है, एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम होगा द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बनाया जाएगा, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होगा, ये इसका हेड कौन होगा, है ना। पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसका हेड कौन था, तो इसका जो हेड था ही वाज फजल अली। कौन था, फजल अली। ये जो फजल अली थे, ही वाज अ रिटायर्ड जज। क्या थे ये, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, और इनके नाम की वजह से ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है क्या, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, समझ में आया क्या, बोलो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि फजल अली कमीशन कब बना था, 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, 1953। हु वाज द हेड, फजल अली, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है। सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। तो कब बनाई गई थी ये, 1953 में बनाई गई। तो लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। अब इस कमीशन का, इस टीम का काम क्या है, 3 लोग थे इसमें, ठीक है। फजल अली हेड है, ठीक है। तो फजल अली जी को क्या बोला गया, इनको बोला गया कि भैया तुम लोग अब डिसाइड करो, तुम लोग अब डेटा निकालो, सर्वे करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बस ये बताओ कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और अगर बनने चाहिए तो कितने स्टेट्स बनने चाहिए, कितने यूनियन टेरिटरीज बनने चाहिए। तुम जैसा बोल दोगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो फजल अली कमीशन जो है ये बोल देगी, बाद में बोलेगी कि हाँ भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बना दो, ठीक है। और जब ये बोलेगी तब जाके स्टेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बता रहा है, आउटकम क्या रहा फजल अली कमीशन का। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, एक सेकेंड, the commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages। और इस कमीशन ने क्या बोला, फजल अली कमीशन ने बोला कि जो स्टेट की बाउंड्रीज होगी,
स्टेट की जो बाउंड्रीज होगी वो लैंग्वेज की बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज की बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। कह रहा मतलब ये कि अगर ये है महाराष्ट्र, ठीक है, तो जहां पर महाराष्ट्र खत्म वहां पर मराठी लैंग्वेज खत्म, जहां पर गुजरात खत्म वहां पे गुजराती लैंग्वेज खत्म, जहां पे कर्नाटका खत्म वहां पर कन्नड़ा लैंग्वेज भी खत्म। मतलब द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द एंड ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है, इट शुड बी द बाउंड्रीज ऑफ द लैंग्वेजेस ऑल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही चीज ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। On the basis of this report, the State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. अब सीन क्या हुआ? ध्यान सुनो क्या होता है। 1953 में, ये पेपर में आता है क्वेश्चन इसलिए ध्यान सुनना। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसके हेड थे फजल अली। इसी को फजल अली कमीशन भी बोला हम लोगों ने, हाँ कि ना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में कब पहुंची, ठीक है। तो 1955 में इसकी रिपोर्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट कहां पहुंची? पार्लियामेंट में। क्वेश्चन आता है पेपर में क्या कि इसके बेसिस पे एक्ट कब बना? तो 1956 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। जहां पर वर्ड आ जाए एक्ट, इसका मतलब क्या? कानून बना दिया गया, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई 1953, इसकी रिपोर्ट 1955 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में। और ये जब 1956 में एक्ट बना, इस एक्ट में ये बोला गया कि अब 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देखिए आगे कुछ बचा है क्या हमारे पास, देखते हैं। कॉक्सिंग द जीनी बैक 5 फरवरी 1956 की है। आस्क्ड इफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जीनी ऑफ लिंग्विज्म, ठीक है। अब देखो इधर ये क्या दिखा रखा है, ये फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखा रखे एज अ मदारी। मदारी समझते हो? डम 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 डम, वो बंदर लेके आते थे पुराने जमाने में। आई डोंट नो आप लोगों ने देखे या नहीं देखे, हम लोगों ने तो बहुत देखे मदारी, ठीक है। बंदर का खेल दिखाने के लिए आते थे, ठीक है। तो इनको ऐसा दिखा रखा है एज अ मदारी। और ये जो है ना, ये मटका है जिसमें से ये जिन बाहर निकला था। कौन सा जिन? ये जिन जो है ये दिखाया गया है किसको? लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को। या फिर ये जिन ऐसे मान लो कि ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में चल रहे हैं, इस वजह से ये क्या है? बहुत बड़ा जिनी है ना। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू फेस कर रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसको क्या करना है? शांत बिठाना है, लोगों को शांत बिठाना है, इनको सेटिस्फाई करना है कि भाई यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तुम्हारे लिए हम लोग, ठीक है। तो कैसे शांत होगा ये? तो क्या बनाया गया? SRC बनाया गया। देखो इस पे लिखा है SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या करेगा? इस जीनी को शांत करेगा और दोबारा से बॉटल में डाल देगा, बंद कर देगा। समझ में आएगी नहीं आया? देखो कार्टून्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे ना। कार्टून्स क्या करते हैं? बिना कुछ बोले सब कुछ बोल देते हैं, आगे ना। चलिए आगे देखिए, कुछ है क्या? चलिए, तो आज वाली क्लास हमारी यहाँ पर होती है खत्म। आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया होगा। चैप्टर में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।